गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डॉटनेट के कंपोनेंट CLR स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को CLR स्ट्रक्चर के बारे में पहले ही बताया है और हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज के बारे में डिस्कस किया था और हमने बहुत सारी सिस्टम्स लाइब्रेरीज देखी थी, क्लास लाइब्रेरीज देखी थी। आज हम जो हमारी बची हुई सिस्टम क्लास लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि वेब से रिलेटेड, आपके XML डायरेक्टरी से रिलेटेड, तो जो हमारी बची हुई सिस्टम क्लास लाइब्रेरीज हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज की जितनी भी क्लास लाइब्रेरीज हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम उनके आगे की क्लास लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि हमारे पास जो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज है वो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ क्लासेस कंटेन करती हैं और उन क्लासेस के फीचर्स को हम अपने प्रोग्रामिंग में, अपने कोड में, अपने एप्लीकेशन को बनाते समय हम जो कोड लिख रहे हैं उसमें हम मर्ज करते हैं। तो जब हम इन क्लास लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो इन क्लास लाइब्रेरीज़ के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो कल हम लोगों ने कुछ क्लास लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे की क्लास लाइब्रेरीज़ देखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जब फ्रेमवर्क जो क्लास लाइब्रेरीज है वो अलग अलग कंपोनेंट में बटी हुई होती है। हमने उनका एक स्ट्रक्चर देखा था। उस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने विंडोज़ रिलेटेड क्लास लाइब्रेरीज देखी हैं, डाटा रिलेटेड क्लास लाइब्रेरीज देखी हैं। आज हम वेब सर्विसेज रिलेटेड क्लास लाइब्रेरीज पर और उनके और जो भी क्लास लाइब्रेरीज हैं उन पर डिस्कस करेंगे। अगर हमें वेब एप्लीकेंट या वेब एप्लीकेशन का यूज़ करना है, क्रिएट करना है, तो हमें इन सारी क्लास लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम हमेशा जब भी क्लासेस का यूज़ करते हैं तो क्लासेस की फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए हमें उनके ऑब्जेक्ट के थ्रू वो फंक्शनैलिटी और फीचर्स को हम यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी क्लास लाइब्रेरीज हैं सब के अपने अपने ऑब्जेक्ट हैं और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है यहाँ पर सिस्टम, और क्लास लाइब्रेरीज जो हैं वो है जैसे कि वेब कैशिंग, web.ui। तो ये सब जो है हमारे वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, जब हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है उनसे रिलेटेड जो क्लास लाइब्रेरीज है जिनका फीचर यूज़ करके हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, तब हम इन क्लास लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास लाइब्रेरीज भी जो हैं वो हमें वेब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन दिस क्लास लाइब्रेरीज आर रिलेटेड टू द XML वेब सर्विसेज। XML हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेब कंटेंट, वेब एप्लीकेशन जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ डाटाबेस फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ डाटाबेस एक्शंस की, ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो XML हमें XML वेब सर्विसेज और कंपोनेंट जो है वो क्रिएट करने के लिए इन क्लास लाइब्रेरीज का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी से रिलेटेड क्लास लाइब्रेरीज। इनका काम होता है, दिस आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड इंक्रिप्शन पर्पस। अगर हम अपना वेब एप्लीकेशन या कोई सा भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना होगा। तो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन जब हमें प्रोवाइड करना है, हमें इंक्रिप्शन करना है, मतलब एक कोड में हमें डिकोड करना है जिससे हमारा वो एप्लीकेशन सिक्योर मैनर में रन हो सके ओवर द वेब या जहाँ पर भी हम रन करना चाह रहे हैं, तब हम सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारी क्लास लाइब्रेरीज हैं, ये लिस्ट ऑफ क्लास लाइब्रेरीज हैं, मैं सब नहीं पढ़ रही हूँ, आप देख ही रहे होंगे हमारे पास ये लिस्ट ऑफ क्लास लाइब्रेरीज हैं। इनका यूज़ हम वेब
सर्विसेज वेब सिक्योरिटी के लिए परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका XML क्लास लाइब्रेरी। ये क्लास लाइब्रेरी जो हमारी XML फाइल्स जो हमारी बनी हुई हैं उनके लिए उनके फीचर्स को हमें एक्सेस करने के लिए इन सब XML क्लास लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ता है। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो हम अभी तक फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज़ के बारे में जो डिस्कस करते आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं हमारे फ्रेमवर्क बेस्ड क्लास लाइब्रेरीज़ का, और इन्हीं क्लास लाइब्रेरीज़ को मैंने अभी आपको प्रीवियसली लेक्चर में और इस लेक्चर में अभी आप लोगों को बताया है। हमने यही सब क्लास लाइब्रेरीज़ के बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। .NET based class library is the sub part of the framework that provides the library supports to the common language runtime to work properly। जैसे मैंने कहा था कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर को एक्सेस नहीं कर पाते, और अगर हमारे पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम उस समय हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर पाते। तो हमें कोई भी दोनों को एक्सेस करने के लिए हमें कंपैटिबल सिस्टम और एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम अपना काम कर रहा है, एग्जीक्यूशन का काम कर रहा है, तो उसको उस एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने के लिए जो हमने जो कोड लिखा है उस कोड से बेसिक मीनिंग, बेसिक डेफिनेशन को फॉर्म अप करने के लिए, उनको पहचानने के लिए उसे कहीं ना कहीं से कोई सिस्टम क्लास या कोई सपोर्टिंग फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हमें देता है फ्रेमवर्क बेस्ड क्लास लाइब्रेरीज़, क्योंकि यहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, हर एक बोलना चाहिए हमको जो फंक्शनैलिटी हम यूज़ करना चाह रहे हैं उनसे रिलेटेड हमें कोई ना कोई सपोर्टिंग फाइल्स या क्लास लाइब्रेरीज़ मिली हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि अगर हमें ये सपोर्टिंग फाइल्स और लाइब्रेरीज़ नहीं मिलेंगी तो हम जो .NET फ्रेमवर्क का जो CLR कंपोनेंट है वो हमारे कोड को प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पाएगा, ना ही उसे नेटिव कोड में कन्वर्ट कर पाएगा, और ना ही हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगा। क्योंकि हम अब अगर कोड लिख रहे हैं तो वो कोड कितना सेटिस्फैक्ट्री है, कितना हम उससे सेटिस्फाइड हैं, उस एप्लीकेशन के रन होने पर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ये जब तक हमारे रिज़ल्ट के अकॉर्डिंगली या बोलना चाहिए हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सही डिज़ाइन हुआ है या सही कोड हुआ है। हमारा प्रोग्राम में अगर कोई भी एरर आ रहा है, कोड में कोई भी एरर आ रहा है, तो उसे हमें सॉल्व करना पड़ता है ताकि हम उस रिज़ल्ट तक पहुंच सकें जिसके लिए हमने उस प्रोग्राम या कोड को लिखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम जो भी काम कर रहा है उसके लिए जो उसको बेसिक सपोर्ट है वो फ्रेमवर्क बेस्ड क्लास लाइब्रेरी से मिलता है। इट इंक्लूड द सिस्टम नेम स्पेस एंड द कोड टाइप ऑफ द .NET फ्रेमवर्क। जो हमारे सिस्टम नेम स्पेस है, मतलब जो हमारे उन हमारे फ्रेमवर्क .NET फ्रेमवर्क में हम जो सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम जो ऐसा एप्लीकेशन जो हम बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर हम अलग अलग फंक्शनैलिटी को एक जगह रख कर उसे इन्हेंस कर रहे हैं, दूसरी कोड लैंग्वेजेस के साथ उसे यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये हमारे बहुत सारे अलग अलग लेवल पे हमें अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ हमें उस फ्रेमवर्क को .NET फ्रेमवर्क को यूज़ करने के लिए हमें मदद करता है। तो ये हमारा जो है बेसिक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर है, इसे हमने पहले भी देखा है। और अभी मैंने आप लोगों को जो टेबल लिस्ट दिखाई है उसमें इन्हीं सब क्लास लाइब्रेरीज़ के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा है। वेब सर्विसेज से रिलेटेड, विंडो फॉर्म से रिलेटेड, ड्राइंग टूल से रिलेटेड,
आपके डाटा से रिलेटेड, आपके XML फाइल से रिलेटेड। और सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है सिर्फ ओनली सिस्टम फाइल्स, जहाँ पर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो सपोर्टिंग फाइल्स हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड, रन टाइम से रिलेटेड, कलेक्शन से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, डायग्नोस्टिक से रिलेटेड। तो ये सब जो है ये हमारे क्लासेस का ग्रुप है और ये हमारी क्लासेस हैं। कलेक्शन इज़ अ क्लास, कॉन्फ़िगरेशन इज़ अ क्लास, डायग्नोस्टिक इज़ अ क्लास, ग्लोबलाइजेशन इज़ अ क्लास, रिसोर्सेज, ये सारी जो है ये एक क्लासेस हैं। और इन क्लासेस को हम एक्सेस कर पाते हैं सिस्टम ऑब्जेक्ट के थ्रू। सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम डॉट डाटा लिखा है, तो ये भी एक क्लास है जिसे हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये सब जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये सब हमारी वो क्लासेस है जिनकी फंक्शनैलिटी, जिनकी मीनिंग्स को हम यूज़ करेंगे बाय द कोड। और इन सब को एक जगह फॉर्म अप करके फिर बोला गया है बेस क्लास लाइब्रेरी। इन सब का जो ग्रुप है, इन सब का जो कलेक्शन है वो मिलकर एक जगह पे आ रहा है बेस क्लास लाइब्रेरी। आप देख रहे होंगे हमारे जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, जैसे ये स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं जो ब्लू कलर से साइन कर रहे हैं, वो सिस्टम के अंदर आते हैं। और फिर उसके बाद जो अदर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो सब हमारे लेयर बाय लेयर, यहाँ पर भी मतलब बॉक्सेस के अंदर बॉक्स है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर जब हम सिस्टम लाइब्रेरीज को देखते हैं तो वो इन सारे क्लासेस की फंक्शनैलिटी हमें देता है। सिस्टम डाटा हमें डाटा से रिलेटेड देता है, XML से, ड्राइंग से, विंडोज़ से, वेब से। और जब हम BCL की बात करते हैं, बेस क्लास लाइब्रेरी फाइल की बात करते हैं, तो हमें ये सारी सर्विसेज, ये सारी फंक्शनैलिटी मिलती है। मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस लेक्चर में ये पूरा एक टेबल था जो आप लोगों को मैंने इस टेबल के बारे में बताया था। तो ये हमारा वो टेबल है। ये टेबल जो है ये पूरे जो भी सिस्टम क्लास लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनके उनको क्यों यूज़ करना है और कौन कौन से क्लास लाइब्रेरीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं उस फंक्शनैलिटी को अप्लाई करने के लिए। तो ये हमारा लिस्ट ऑफ क्लास लाइब्रेरीज़ हैं और यही लिस्ट ऑफ क्लास लाइब्रेरीज़ को ग्रुप करके इस स्ट्रक्चर के, इस डायग्राम के थ्रू हम देख रहे हैं। अभी मैंने जो टेबल में जितनी भी क्लास फाइल लिखी हुई है, जैसे सिस्टम डॉट वेब हमने देखा था, तो वहाँ पे हमारे पास ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लास लाइब्रेरी फाइल्स अवेलेबल थी, तो उनका यहाँ पे कलेक्शन है। सिस्टम डॉट डाटा में भी हमने बहुत सारी लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज देखी थी, तो उनका ये कलेक्शन है। तो इस तरीके से हम इन क्लास फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज को यूज़ करके हम .NET फ्रेमवर्क की फंक्शनैलिटी को, .NET फ्रेमवर्क के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए ये बहुत ही अच्छा है कि आप इसे देखें और इसे समझें, क्योंकि हमें कोई भी एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क में जब हमें क्रिएट करना है तो हमें उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो उसके मेन कंपोनेंट है, जैसे कि हमारे CLR फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, आपके कोर लैंग्वेजेस और अदर मॉड्यूल्स, इनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा .NET का बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक क्लासेस हैं और बेसिक बोलना चाहिए बेसिक हमारा बेस है, जो हमको इस लैंग्वेज के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए, इस APIs के लिए बहुत ज़रूरी है जानना इसके बेस को। और क्योंकि हमें इसे दूसरे लैंग्वेजेस के साथ यूज़ करना है, तो अगर आप इसे एक बार समझ लेंगे तो आप कोई भी दूसरे लैंग्वेज के साथ जब इसे यूज़ करेंगे तो आपको कम से कम इतना पता होगा कि आपको आपके .NET फ्रेमवर्क में या .NET फ्रेमवर्क एप्लीकेशन में, APIs में कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हर एक लैंग्वेज, हमने देखा था कि हम .NET फ्रेमवर्क को बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, C# के साथ, जावा के साथ, VB के साथ। तो हमको इतना पता होगा कि हमने ये .NET बेसिक फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज देखी हैं, उनके बारे में पढ़ा है, हमें पता है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे .NET फ्रेमवर्क में होते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इन .NET फ्रेमवर्क को, .NEट फ्रेमवर्क APIs को VB के साथ, हमारी जो लैंग्वेज होगी
जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके साथ हम इन APIs को यूज़ करेंगे वो होगी हमारी विजुअल बेसिक। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में विजुअल बेसिक .NET फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी इस पार्ट को स्किप मत करिएगा, क्योंकि कोई भी लैंग्वेजेस के साथ APIs को पढ़ने के लिए .NET फ्रेम APIs को पढ़ने के लिए उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। और थैंक यू फॉर मेरे वीडियोस को देखने के लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।